सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आओ मेरे दोस्त, सीधे सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के 40 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। आइए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में है। एक एक गोला एक घन के अंतर्गत है, तो घन के आयतन का गोले के आयतन के साथ रेशियो क्या होगा? अब देखिए, अगर गोला घन के अंदर है तो एट फर्स्ट ये रहा आपका घन, ठीक है। आप ये घन है आपका, ठीक। और इसके अंदर मेरे दोस्त है गोला, ठीक है। एकदम पूरी तरह से एडजस्ट। इसके अंदर मेरे दोस्त गोला है ना। इसके अंदर गोला है। कहने का मतलब गोला जो होगा ना, वो एक आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक कार्टून है नाकार, उसके अंदर ग्लोब रखा हुआ है, इस तरह का गोला है। मतलब ये आपको दो दिख रहा है, नहीं दो नहीं है, अंदर में एक ही गोला है। और वो गोला इस तरह से मेरे दोस्त है। गोला, एक मिनट रुक जाओ। ये थोड़ा सा मैं आपको दूसरे टाइप से डायग्राम बना दूं ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है, इसके अंदर गोला है। अब इसके अंदर गोला है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले सरफेस को टच करेगा, ये वाले सरफेस को टच करेगा, नीचे वाले को टच करेगा और इधर वाले सरफेस को टच करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो घन की भुजा होगी ना मेरे दोस्त, वही इस गोले का व्यास होगा। तो गोले का अगर डायमीटर हमारा ए हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे? घन का आयतन और गोले का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, है ना। और गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पायर क्यूब। तो पायर क्यूब करने जाएंगे तो यहाँ a क्यूब और अपॉन 8 हो जाएगा। यही तो होगा। आप कहोगे हाँ जी सर यही होगा। अब यहाँ से ए क्यू से ए क्यू अपना कैंसिल आउट हो गया और ये 4 से 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 से यहाँ गुना होगा तो ये 6 हो जाएगा और ये मेरा पाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6:पाई हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप में से जिनका सी नंबर आया होगा करेक्ट रहा होगा। देखिए सौरभ, कल वाली डिस्कशन हो रही है, सौरभ सर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सौरभ सर उसको कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही देर बाद वो आपकी सेवा में अपलोड हो जाएगा, है ना। चलिए, अब देखिए a बराबर 3 + √5/2, तो a² + 1/a² का मान क्या होगा? अब सबसे पहले समझिए कि जब a बराबर ये 3 + √5/2 है ना। अगर मैं यहाँ से 1/a निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये उलट जाएगा, क्योंकि मैंने इधर उलट दिया ना, इधर भी उलट जाएंगे। 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 + √5 नीचे आ जाएंगे। तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर साइन चेंज करके रेशनलाइज करना है। ये 3 - √5 से गुणा कर दीजिए और 3 और -√5 से आप भाग कर दीजिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये रहा आपका 1/a, ये हो जाएगा 2 और ये 3 - √5। नीचे क्या होगा? a + b × a - b, a² - b², 9 में से 5 गया तो हो जाएंगे 4। यानी यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3 - √5 और बाई में 2। तो ये रहा आपका 1/a और ये रहा आपका क्या? a का मान। तो अब a और 1/a जब आ गया ना, आपको a² + 1/a² चाहिए, तो आप a + 1/a निकाल लीजिए। ये कितना है? ये आपका 3 + √5/2 है और प्लस ये 3 - √5/2 है। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएंगे? √5 से √5 चले जाएंगे, 6/2 यानी 3 हो जाएंगे। जब a + 1/a अपना 3 है तो a² + 1/a² क्या होगा? a² - 2 होगा, यानी 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपने अगर कभी पढ़ा हो तो ये जरूर पढ़ा होगा, a + 1/a का मान अगर m है तो a² + 1/a² क्या हो जाएगा? m² - 2। m² - 2 आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे कैसे बनाया जाएगा। हमें एक डायग्राम दिया है और कह दिया ए ओ बी का मान इतना, बी ए बी सी का मान इतना, सी ए ओ का मान बताओ क्या होगा।
अब देखो ये हमसे मांग रहा है CAO, यानी ये वाली एंगल हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। ये वाली एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? एट फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, ये रहा एक आर्क, है ना, चाप। अब इस आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा उससे आधा सरकमफेरेंस पे बनेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 2 थीटा बना दूँ तो यहाँ पर थीटा बन जाएगा। तो देख लो ना, आपको यही चीज़ यहाँ भी तो दिख रहा है। ये क्या है? तो ये है आपका आर्क, है ना। इस आर्क के द्वारा अगर सेंटर पर 90 है तो परिधि पर आधा 45 बनेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ठीक। अब मुझे ये बताओ ध्यान से कि मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेमोरी अगर यहाँ पर ये लगाया जाए, क्या ये सेंटर है, ये आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी रेडियस होगी, हाँ जी। इसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो सामने के कोण भी बराबर। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ जी। अब एक एंगल अगर 90 है तो बाकी दो मिलके 90 होंगे, तो बाकी दो मिलके 90 होंगे और इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इधर भी हमारा 45 हो जाएगा और यहाँ भी 45 होगा। अब 45 में अगर ये मेरा 30 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तो यहीं पर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपको कैसे खत्म हो गया? अब देखो भाई, ये जो तुम्हारे पास अभी ट्रायंगल है, यहाँ ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है इसमें ये तुम 45 जान रहे हो, ये तुम्हें पता है 30, दोनों मिलके 175 हो गया। अब दोनों मिलके 75 तो इसे 105 होना पड़ेगा, तभी तो 180 पुड़ेगा। कहोगे हाँ सर, अब 105 में यहाँ 45 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो CAO 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोगों ने जो भी 60 डिग्री लेके आया होगा करेक्ट रहा होगा। जिन्होंने 30 डिग्री लाया है उनका गलत है, ठीक है, 30 डिग्री वाले का गलत है। चलिए, ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 19 से 36 महीने की आयु वाले 364 बच्चों के लिए एक सर्वे किया गया। पाया गया कि 91 बच्चे ऐसे हैं जिनको आलू का चिप्स पसंद है। इनमें से एक बच्चा को बाहर निकाला गया, चुना गया। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसे आलू का चिप्स पसंद नहीं है? अब बताइए, 364 बच्चे में से 91 बच्चे ऐसे हैं जिनको चिप्स पसंद है। तो चिप्स नहीं पसंद वाले कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3, और 36 में से अगर 9 चला गया तो बच गया 27। ये वो लोग हैं जिन्हें चिप्स पसंद नहीं है, जिन्हें चिप्स पसंद नहीं है। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। हमें कहा एक बच्चा हम चुने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको चिप्स पसंद नहीं है आलू का? तो आलू का चिप्स पसंद नहीं वाले हैं कितने? 273। मैंने 364 में एक को चुना है, अगर उन्हें चिप्स नहीं पसंद है तो वो निश्चित तौर पर इसी 273 में से कोई होगा, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्हें आलू का चिप्स पसंद नहीं है ना। तो इसी में से कोई एक होगा, जबकि हम चुने थे किस में से? 364 में से। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 0.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप आराम से सॉल्व करेंगे, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया ही होगा सभी लोगों को। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये क्या है, एक रोम्बस जिसकी पेरीमीटर है 40, एक डायगोनल अपना 12 सेमी है, दोनों ओर दोनों ओर से 5 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट किया जाता है। पेंट करवाने की लागत क्या हो जाएगी? दोनों ओर से पेंट करवाना है। आप मेरे दोस्त ऐसा समझो, जैसे हम लोग पतंग बनाते हैं ना, ठीक है, पतंग बनाते हैं या फिर कोई कागज़ है, इधर से भी पेंट किए इधर से भी पेंट किए, तो दोनों तरफ से पेंट करते हैं, मतलब एरिया डबल पेंट होता है, ठीक है। तो आप एट फर्स्ट ये देखो कि आपके पास है क्या। तो मेरे पास एक रोम्बस है मेरे दोस्त, ये रहा अपने पास एक रोम्बस, ठीक ना। इस रोम्बस का पेरीमीटर है 40। अगर पेरीमीटर 40 है तो इनका साइड कितना होगा? 10, 10 और 10, ठीक है। एक डायगोनल हमारा 12 सेमी है, ये सारा सेमी में है मेरे दोस्त, मीटर में कोई नहीं है, सेमी में। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेमी में है। वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर।
अब आप यहाँ देखिए हमें क्या बोल रहा है, छोड़िए, एक डायगोनल 12 है, जो 12 है वो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज 10, ये अगर 6 है तो ये हो जाएगा 8, ट्रिपलेट से 6 8 10, ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना। अब आपको इसकी एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, 1/2, फर्स्ट डायगोनल 12 एंड सेकेंड डायगोनल 16, तो 12 हो जाएगा 96, 96 सेमी स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त आपको ये समझना होगा कि अब जब हम कॉस्ट निकालने जाएंगे ना, तो 96 सेमी स्क्वायर का कॉस्ट हम नहीं निकालेंगे। पहले तो रेट देख लो क्या है, 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कहा है। नहीं नहीं, मीटर स्क्वायर नहीं, अगर मीटर स्क्वायर होगा तो सारा को मीटर में ही होना पड़ेगा। यहाँ सेमी स्क्वायर है मेरे दोस्त, ठीक है। 5 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेट, है ना। लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें दोनों तरफ पेंट कराना है। एक तरफ का एरिया हो गया 96, दोनों तरफ पेंट कराएंगे तो दुगुना करना पड़ जाएगा, तो ये आ जाएंगे 960। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 960 होगा। जिनका आप में से 960 आ रहा होगा, सही रहा होगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x-2 x-1/2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, बताइए p की वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप यहां समझना, अगर कोई किसी का फैक्टर्स है ना, फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो वहां से आपको शून्यक मिलेगा, है ना, जीरोज मिलेगा। x-1/2 भी फैक्टर है, इसे भी 0 के बराबर करो, x का जो मान आ गया ये भी जीरोज है। यानी x का मान 2 और x का मान 1/2 दोनों ही इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। और शून्य का काम क्या होता है, बहुपद को 0 बनाना। अब देखिए यहाँ पर 0 बनाया जाएगा, ये आपका p हो गया, x का मान कितना है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स का मान 2, है ना, और ये प्लस r। तो आपने वहां से x की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 डाला, तो अब ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। आप कह सकते हो 4p प्लस आर बराबर कितने, यहाँ से 10 जाएगा, इस पार आके माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, दूसरे शून्य को पुट करेंगे, x की वैल्यू 1/2, 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p/4 प्लस ये 5/2 और प्लस r बराबर 0। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा p प्लस 10 और प्लस, मैं एक काम करूँ, आप कहोगे क्या, इतना मत करो मेरे दोस्त, इतना करोगे तो बकवास हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फिर क्या करना चाहिए भाई, जब ये भी उसको 0 ही बनाएगा, ये भी उसको 0 ही बनाएगा, तो दोनों का आउटपुट तो सेम ही हो जाएगा। तो जब दोनों का आउटपुट सेम हो जाएगा तो बस सेम कर दो एक ही साथ में, है ना। पहले x का मान 2 पुट कर दो, ये हो जाएंगे 4 प्लस ये अपना 10 और प्लस का r, ठीक है, ये भी। और फिर x का मान 1/2 भी इसी में पुट कर दो, तो p/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 है और प्लस में r है। देखो ये भी, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट किया, ये भी मुझे 0 ही आउटपुट देगा, और x की वैल्यू 1/2 हम पुट करेंगे, वो भी मुझे 0 ही आउटपुट देगा। जब दोनों का आउटपुट सेम है तो आप सीधा सेम कर दो, ठीक है। बताओ r से r कैंसिल आउट हो गया। अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4p और माइनस p/4 लेके आ जाओ, 4p और माइनस p/4 लेके आ जाओ, यहाँ पर 5/2 और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 15p/4 और यहाँ हो जाएगा -5/2, जो कैंसिल आउट होने वाला है कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो p की वैल्यू सीधा क्या होगा, p की वैल्यू हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिसिंग हो गया क्या भाई, देखो तो कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, देख लो जहाँ पर, कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर हुई,
एक मिनट, एक मिनट, रुक जा मेरे दोस्त, रुक जा। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा ना, गड़बड़ नहीं करना। यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो अब आप कहेंगे सर तो यहाँ पर काम क्या करना है और कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको इसी पार ऑपरेशन कर लें, इधर अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ये हमारा क्या हो गया 4p, देखते रहना। लेकिन यहाँ तो r हर हाल में काटोगे और r काटोगे तो देखो मेरे दोस्त p का मान मांगा है और सब ऑप्शन में r अवेलेबल है, तो r को अब काट नहीं सकते, काट नहीं सकते, r को हमें ज़िंदा रखना होगा। तो फिर कैलकुलेशन में परहेज करना होगा, मिस्टेक हो जाएगा। ये देखो अब कर दिए हैं तो पहले करके कर देते हैं। ये हमारा 4 हो गया, ये हो जाएगा p और प्लस में 10 और प्लस में ये 4r, करके दिखा देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक हो सकता है इसलिए मैंने ऐसा कहा। 4 से मल्टीप्लाई करो 4p हो जाएगा, प्लस में 10 40 और प्लस में मेरे दोस्त क्या, एक मिनट कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। रुक जाओ, जब ऐसी मिस्टेक हो रही है तो तुम अलग अलग ही सॉल्व करो, कहीं प्रॉब्लम कुछ हो रही है, कुछ पॉइंट ऐसा है जो दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप कर रहा है तो हम लेके आ जाते हैं ना, सॉल्यूशन ही तो चाहिए। x की वैल्यू 2 डालो, ये 4p हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और प्लस r बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 4p और प्लस r बराबर यहाँ पर -10। ओके, अब आप क्या करो 1/2 पुट करो, ये p/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 होगा और प्लस r बराबर 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा p और प्लस में 10 और प्लस 4r और बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे p प्लस 4r बराबर हो जाएगा -10। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या हो गया, इसकी आउटपुट -10 है, इसकी आउटपुट -10 है। मैं कैलकुलेशन ही ज़बरदस्ती कर रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब देखो दोनों का आउटपुट यानी कि दोनों का RHS सेम है तो LHS सेम कर दो, ये हमारा हो जाएगा 4p प्लस r और ये हो जाएगा p प्लस 4r। क्या ही दिक्कत है यहाँ पर, p आके घट जाएगा 3p हो जाएगा, r जाके घट जाएगा 3r हो जाएगा, p की वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती कर रहा था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, p बराबर r हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो थैंक यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट क्या हो गया, r हो गया। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी आप जबरन काम करने लगते हैं तो प्रॉब्लम इस तरह का सामने आ जाता है, इसलिए ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। आइए कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 मीटर लंबे और 1.75 मीटर रेडियस वाले एक बेलनाकार रोलर को एक सड़क पर रोल किया गया। यह पाया गया कि उसने 5500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को तय किया है। रोलर ने कितने चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सबसे पहले आप ये देखिए उसने कितना एरिया कवर किया है। उसने एरिया कवर किया है 5500 मीटर स्क्वायर। आप रोलर समझते हैं क्या होता है? रोलर एक सिलेंडर है मेरे दोस्त, इस तरह का। ठीक है, रोलर है एक सिलेंडर। ओके, अब देखिए इसका रेडियस दिया है और हाइट भी दिया है, तो हमें कह दिया इतना मीटर लंबे हैं और इतना रेडियस वाला है। ठीक है, जब लेंथ दे दिया 1.75 और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2.5, जिसे हम 5/2 कह सकते हैं। जी हाँ, अब आप बताइए जब ये रोलर को सड़क पर घुमाया जाएगा तो ये कितने एरिया को प्लेन करेगा? तो जितना चारों तरफ का एरिया होगा यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, यही है इसका कर्व सरफेस एरिया। एक राउंड में इतना ही ये समतल कर पाएगा, एक चक्कर में एक बार घूमेगा तो। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर 2π का मान आप 22/7 रखना चाहें तो रखिए, यहाँ से 5/2 है और यहाँ से ये 175/100 इतना मीटर। आप सीधा सीधा क्या करिए, कैलकुलेशन करना है कीजिए, मत नहीं करना है मत कीजिए। ठीक है, देखिए अब 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया, यहाँ 25 7 और 25 4, 7 से 7 भी चला गया, ये 11 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। तो इस तरह से आप 55 और बटा 2 इतना मीटर स्क्वायर देखेंगे एक राउंड में।
तो टोटल कितना ये चक्कर लगाया होगा, तो इसके लिए जितना एरिया कवर किया है उसमें एक राउंड में जो एरिया कवर कर रहा है आपको उससे भाग देना है। तुरंत पता चलेगा कि 200 चक्कर ये लगाएगा। 200 200। ठीक है मेरे दोस्त, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पचास संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 दिया जाता है। दी हुई संख्या का माध्य क्या हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 50 संख्या दी हुई है, इनमें से प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। ठीक है, अब वो 50 संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन हमें कह रहा है कि इस प्रकार माध्य -3.5 प्राप्त होता है। दी हुई संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 50 संख्या क्या दिया हुआ है, वो मान लो x1 x2 x3 इस तरह से x50, इन सब को 53 में से घटाया जाता है। यानी 53 में से x1 भी घटाते हैं, 53 में से x2 भी घटाते हैं, और 53 में से x3 भी घटाते हैं, और इसी तरह से 53 में से आप x50 भी घटाते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद माध्य आता है -3.5। इसका माध्य कैसे निकाला गया होगा, 50 नंबर है, 50 से आप भाग दिए होंगे तो जाके माध्य आया, और वो माध्य आया कितना है, -3.5। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 53 53 53 कितनी बार है, 50 बार, हो जाएगा 53 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए 53 53 53 50 बार है, 50 योगफल हो गया 50 गुने 53। अब यहाँ से देखो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है, डॉट 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 डॉट, और इस तरह से हमारा ये x50 है। ठीक है, और इस 50 से उधर मल्टीप्लाई कर दें अगर, हो जाएगा -175। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको कुछ मान लें, मान लीजिए इसको हम p ही मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 0 5 3 15 और 25 और 1 26, इतना हो जाएगा। वो आके इस पार ऐड हो जाएगा 175, और ये चला जाएगा इस पार, तो x1 x2 और डॉट 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 ये हमारा x50। तो हमें क्वेश्चन मांगा क्या है, हमें क्वेश्चन कहा तो दी गई संख्या का माध्य ज्ञात करो। संख्या कौन दिया हुआ है, 50, और इस 50 संख्या को यही माने है ना, इसका मान तो आ गया, अब इसी का माध्य चाहिए। तो माध्य चाहिए तो 50 संख्या है, 50 से भाग दे दो, आराम से आप 50 से भाग दे दीजिए। जैसे ही आप भाग देने जाएंगे यहाँ से माध्य आ जाएगा, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये हमारे पास तो, और ये कितने हैं 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसा करो, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दो, नीचे 100 हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा, 5650 हो जाएगा। 5650 नीचे 100 है, 2 अंक पहले डेसिमल मार देंगे, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 56.5, 56.50। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आओ, ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो, किसी दी गई रैखिक समीकरण के हल -2, 2, 0, 0, 2, -2 हो तो इसका रूप क्या होगा। तो अब देखिए ना, कोई एक इक्वेशन है जिसका ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है। देखो इनमें से किसका हल है, अगर मैं एक में सेटिस्फाई करा के देखूं
2 और माइनस माइनस प्लस 2 0 नहीं आएगा ये। इसको वेरीफाई कराऊं, दोनों को जोड़ने से 0 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने से 0 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने से 0 आ जाएगा, ये वेरीफाई कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तीनों पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगी। तो ये तीनों पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो यही हो गया तीनों पॉइंट का इक्वेशन। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डी एक ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एडी एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है। तो बताइए इनमें से क्या पॉसिबल है। देखिए, एक आपके पास ट्रायंगल है, ओके, ये रहा ट्रायंगल। नेम क्या है इसका, ए बी और सी, ये है ट्रायंगल का नाम। हमें ये कहा कि बीसी पर कहीं एक पॉइंट है डी, डाल दिया हमने कहीं एक पॉइंट डी। और मेरे दोस्त ये इस प्रकार डी पॉइंट है, ये अपना ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये डी पॉइंट इस प्रकार है कि एडी जो है ना वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, क्या मांगा है हमें, हमें कह रहा है इसमें से क्या सही होगा। मैं देख रहा हूँ कि बी डी और सी डी है, फिर ए बी बी ए और बी डी है, बी ए और बी डी है, यानी कि बी डी ए बी और बी डी ए बी ऑप्शन में ज़्यादा है। इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई, क्या मैं अगर इस एंगल के बारे में डिस्कस करूं क्या कहोगे। क्योंकि मुझे बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ है, इस एंगल की बात करना होगा, और ए बी यहाँ है, फिर इस एंगल की बात करना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ मुझे ये बताओ, ये वाली जो एंगल है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। आप कहोगे सर ये वाली जो एंगल है ना, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर, यानी ये वाली जो एंगल होगी वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा। तो मुझे बताओ, जब इन दोनों को ऐड करने से ये आएगा तो इनमें से कोई अकेला क्या इसके बराबर हो पाएगा, नहीं नहीं, इसकी बराबरी ये दोनों मिलकर करेगा। तो अगर इनमें से कोई भी एक आएगा ना तो इससे छोटा ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हो गया कि मैं अगर इसकी कंपैरिजन इससे करूं, ये दोनों मिलकर इसके बराबर है, तो ये अकेले में क्या होगा, इससे छोटा होगा। यानी बी ए डी ए सी, एंगल डी ए सी जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, ए डी और बी से, ए डी और बी से। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये वाली जो एंगल है ना वो अकेले में इससे छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर इसके बराबर था, तो अकेले में तो इससे छोटा ही होगा। आप कहोगे हाँ जी। एक पॉइंट और मेरे दोस्त हम यहां पर बात करें, वो क्या है, ये इसके बराबर है। तब तो जहां डी ए सी हमने लिखा है वहां हम बी ए डी भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं, यहां हम बी ए डी भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाली एंगल अगर इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपका डी ए सी जो हो गया, ठीक है भाई, डी डी ए सी, यहां देखना डी ए सी, ओह डी ए सी के जगह पे लिखना था ना, डी ए सी के जगह पर। तो आपका देखिए डी ए सी जो एंगल था वो ए डी और बी या बी डी ए, इससे मेरे दोस्ती छोटा था, और ये है इसके बराबर। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं क्या, बी ए डी। तो डी ए सी इसके जगह पर लिखेंगे बी ए डी, तो आप आराम से लिख लीजिए बी ए डी लेस देन किसके, एंगल ए डी और बी के। आपने एक चीज पढ़ा होगा, इसी ट्रायंगल में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो देख लो, बी ए डी के सामने कौन है, बी ए डी, इसके सामने कौन है, बी डी। तो आप आराम से लिख लो बी डी। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा किससे, एंगल ए डी बी। ए डी बी कहाँ है, ए डी बी, यानी इसके सामने कौन, तो मेरे दोस्त ये हमारा ए बी। तो आप कह सकते हैं कि बी डी जो है वो ए बी से छोटा है, बी डी जो है वो ए बी से छोटा है। तो आइए जरा देख लेते हैं कहाँ है, बी डी ए बी से छोटा है, तो बी डी ए बी से छोटा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आगे बढ़ो। अब इसको देखो,
ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 35, 54 और 61 है, इसके सबसे लंबे शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगी। अब मेरे दोस्त सवाल यहां पर यह है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 45, ठीक है, 54 एंड 61 सेमी है, इसके सबसे लंबे शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। अब आपको ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि सबसे लंबे शीर्षलंब किस पर डाले जाएंगे। देखो एक साइड हमारा कितना है 35, ये हमारे पास कितना है 54, और दूसरा क्या है तीसरा 61। एक बात याद रखना, किसी ट्रेंगल में अगर आपको सबसे लंबे शीर्षलंब की बात करना हो तो सबसे लंबा शीर्षलंब किस पर पड़ेगा, जो सबसे छोटी भुजा होगी, जो सबसे छोटी भुजा होगी, सबसे छोटी यही है ना, इसी पर हाइट आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना होगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 54, 61, 35 ट्रिपलेट भी नहीं है, तो चलो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना होगा। अब हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे तो ये 5 4 9 9 और 1 हो जाएंगे 10, और ये 5 3 8 8 6 14, और 14 हो जाएगा एक 15/2, यानी कितना 75। अब अगर हम इसकी एरिया लेने जाएंगे एस 75, एस माइनस ए 75 में 35 हटा दो 40 हो जाएगा, एस माइनस बी तो 75 में 61 हटा दो 14 हो जाएगा, और एस माइनस सी 75 में अगर हम 54 को हटा दें तो 21 आ जाएगा, है ना। अब इसी को कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 गुने 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 25 40, यहाँ से 2 7, और यहाँ से क्या होगा 3 7। अब देखो क्या बाहर आएगा, सबसे पहली बात 25 के लिए 5 आएगा बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा, 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा, और एक 7 बाहर आएगा, रूट के अंदर बचेगा क्या। तो ये 4 के लिए मेरे दोस्त एक काम करो, 4 के लिए तो एक 2 और बाहर आ जाएगा ना, 4 के लिए तो एक 2 और बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 के लिए 5 लाया, 2 3 के लिए एक 3 लेके आ गया, 2 2 में से एक 2 लेके आ गया, 4 के लिए भी 2 लेके आ गया, 7 के लिए भी आ गया, बस रूट के अंदर क्या रह जाएगा 5। यानी आपने सीधा देखा यहाँ पर 15 2 30 और 30, क्या देखिए 15 2 30 और 30 2 60, ये 60 और मेरे दोस्त ये 420√5 हो गया, 420√5 आ गया। कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। मुझे चाहिए इसकी हाइट, कैसे इसकी हाइट हम फाइंड करेंगे, तो बोलो 1/2, अगर हम बेस और इनटू हाइट की बात करें, 1/2 बेस इंटू हाइट, किसका एरिया है इसी ट्रेंगल का, और इसी ट्रेंगल का एरिया हमने लाया है 420√5। आराम से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से देखिए 35, 35 से एक बार में जाएगा, 35 दूनी 70, यानी h बराबर होगा 24√5। आराम से 24√5 लिया है, 24√5। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे दोस्त जिनके कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, अब ऐसा वैल्यू रहेगा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं रह जाएगा फिर से। चलो अब इसको करते हैं, ये वेरी सिंपल है, एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बराबर -1। हमसे कहा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसकी वैल्यू जब भी हमसे कोई मांगे, हमें पता होना चाहिए कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा देखना, एक्स बाई वाई और ये वाई बाई एक्स, ये कितना है -1। यहाँ से एलसीएम लेने जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का एक्स वाई, ले आओ इस पार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बराबर 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मेरे दोस्त मैं इसको देखता हूँ, इसको क्या ही दिक्कत है, यही चीज़ तो मुझे यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 गुना समथिंग, रिजल्ट कितने होंगे 0 होंगे। अरे आराम से काम कर लोगे, सबने काम किया है, अच्छा भी लग रहा है। मेरे दोस्त पीजीटी, अगर पीजीटी फिजिक्स है आपका तो प्रिंस सर का बैच है एप्लीकेशन पर, आप जाइए आराम से ले लीजिए, ठीक है।
अब इसे देखिए, एक अपने पास समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। DAC हमारा 32 है, AOB हमारा 70 है। हमसे कहा DBC का मान क्या होगा। आइए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना ले, एक पैरेललोग्राम अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए A B C और D, ये हो गया। अब AC और BD एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, AC और BD एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, DAC हमारा 32 है, DAC, तो DAC ये अपने पास 32 है। ठीक है, AOB 70 है, AOB देखिए, AOB ये हमारे पास 70 है। ठीक, और क्या कहा बताइए, DBC का मान क्या होगा, DBC, तो DBC ये वाले एंगल हमसे मांगा गया है। देखो कितना आसान है वो समझो। सबसे पहले ये अगर 70 है तो 110 हो जाएगा, रेखा पर 180, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण 180 फिर से बनेंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोण फिर से 180 बनेंगे। कोई ज़रूरत है इसको 110 करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर होता है। ये अगर हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, अगर ये हमारे पास 70 है, ये 32 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 38, तभी तो दोनों मिलके 70 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो पैरेललोग्राम है ना, आमने सामने का साइड पैरेलल हो जाएगा। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण। ये 38 है, ये भी मेरा 38 हो जाएगा। तो 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना क्या ही सोचना है, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको देखो, ये क्या है, 10 + 1/10, इसकी वैल्यू अगर 2 है, 10² + 1/10² की वैल्यू क्या होगा। ये तो यहीं पर दिख रहा है ना कि अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूं, 10 45 1 होगा, 10 45 1 होगा, दो तो बन जाएंगे। बस वही चीज़ यहाँ पुट कर दो, 10 45 10 45, एक बार फिर से कितना बन गया, 2 बन गया। आप में से जिनके 2 आ रहे होंगे करेक्ट आंसर रहे होंगे। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या है, यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - k + 6 × x और 2 × 2k - 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल उनके योगफल गुणनफल का आधा है। यानी आपसे कहा सम ऑफ रूट उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट का हाफ है। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा × बीटा। तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का हाफ है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a, तो -b और बाई a करने जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा k + 6 बराबर 1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो c/a करेंगे तो c ये है और a हमारे पास 1 है, तो c के जगह पे आ जाएगा 2 × 2k - 1। अब आप ये देखिए, यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया है ना, k जाके घट जाएंगे, k हो जाएगा और 1 आके ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो गया। आप में से जिनका 7 आ रहा है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखो, ये क्या है, देखो दरअसल ये लौंद नहीं है मेरे दोस्त, ये लीप है। यहाँ पर लीप लिखा हुआ था। एक लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आप बताइए, अगर एक लीप वर्ष की बात किया जाए तो क्या 366 दिन हो जाएंगे। आप कहोगे हाँ जी सर 366 दिन तो हो जाएंगे। अब इस 366 दिन में 52 सप्ताह तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें 7 से भाग देंगे ना, 52 सप्ताह तो होना ही है, 52 सप्ताह हो जाएगा। और मेरे दोस्त कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे वो थोड़ा सोचो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो गुना करके देख लो, 7 दूनी 14, 35 1 36, 264, 364। तो भाई इसमें जैसे तुम 7 से भाग दिए ना तो 52 सप्ताह पूरा हो गया और 364 दिन इन्वॉल्व हो गया। आपके पास यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे इस लीप ईयर में सोमवार 52 सोमवार हो। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा 52 सप्ताह है, सप्ताह के 7 दिन तो आते हैं, एक सप्ताह में सप्ताह के 7 दिन आ जाते हैं। तो अगर यहाँ 52 सप्ताह है, इसका मतलब सप्ताह के 7 दिन 52 बार आ चुका है।
तो अगर 52 बार यानी 52 बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार सभी 52 बार आ चुका है और आपको 52 बार सोमवार ही चाहिए, 52 से ज़्यादा नहीं चाहिए, इसका मतलब ये बचा हुआ 2 दिन जो है, पहले पॉसिबिलिटी बताओ, ये बचा हुआ 2 दिन क्या हो सकता है? ये हो सकता है, देखना ध्यान देना, ये हो सकता है संडे मंडे, हो सकता है मंडे ट्यूसडे, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, है ना। तो आपको क्या चाहिए? आपको मंडे चाहिए केवल 52 बार। तो मेरे दोस्त, अगर मंडे मेरा 52 बार चाहिए तो 52 बार मंडे तो यहाँ आ चुका है, मतलब इसके अलावे मुझे ऐसा कोई दिन नहीं चाहिए जिसमें मंडे हो। तो बताइए, इसके अलावे जो 2 दिन है वो पॉसिबिलिटी जब मैंने लिखा तो देखिए मंडे कहाँ कहाँ है, एक बार मंडे यहाँ है, एक बार मंडे यहाँ है, यहाँ और यहाँ, लेकिन मुझे मंडे नहीं चाहिए, है ना। बचे हुए 2 दिन में मुझे मंडे नहीं चाहिए, तो बचा हुआ 2 दिन का ये 7 पॉसिबिलिटी है और इस 7 पॉसिबिलिटी में 2 पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मंडे अवेलेबल है। तो फिर मेरे दोस्त हमें चाहिए किस में से? हमें चाहिए, मतलब मेरा जो बचा हुआ 2 दिन जो हो सकता है वो किस में से हो सकता है? इस 5 में, इस 5 में कोई एक होगा, जबकि मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने थे? 7। मतलब बचे हुए इस 7 ऑप्शन में से मेरा जो बचा हुआ 2 दिन है इस 5 में से कोई हो सकता है। यानी हम ये कहेंगे कि सर 52 सप्ताह होने के लिए, सॉरी 52 सोमवार होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 52 सोमवार होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है बचा हुआ 2 दिन। इस आंसर का निर्धारण ये बचा हुआ 2 दिन करेगा, क्योंकि बचे हुए 2 दिन में से अगर एक दिन भी सोमवार हो गया तो 53 सोमवार हो जाएगा। मुझे 52 सोमवार ही चाहिए, इसका मतलब बचा हुआ 2 दिन में कोई भी सोमवार नहीं होना चाहिए। बचे हुए 2 दिन में अगर कोई सोमवार नहीं होगा तो इस 5 पॉसिबिलिटी में से होगा, जबकि बचे हुए 2 दिन की टोटल पॉसिबिलिटी 7 है, यानी टोटल 7 में से इन 5 में से ही कोई मेरा होना चाहिए, है ना। तो ये 5/7 जो हो गया ये 52 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, 52 मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और इसको देखो मेरे दोस्त, ये एक्स साइन क्यूब थीटा और प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्स साइन बराबर वाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो पहले आप देखो ये एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा, सॉरी एक्स साइन थीटा और बराबर वाई कॉस थीटा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज इंफॉर्मेशन, कल नवीन सर के बेटा का बर्थडे था, जिसके अवसर पर आप लोगों के लिए सभी कोर्सेज पर ऑफर दिया गया, नितिन 20, है ना, नितिन 20 करके आप कूपन कोड यूज करेंगे। अभी नवीन सर ने वीडियो भी बनाया था उस पर कुछ ही देर पहले, तो नितिन 20 करके आप यूज करेंगे कूपन कोड, 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इसका क्या हो सकता है? देखिए, यदि एक्स साइन क्यू प्लस वाई कॉस क्यू बराबर साइन इंटू कॉस, आपसे कहा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? आप बस एक काम कर लो, यहाँ से साइन एक्स या वाई किसी का मान निकाल लो। चलो मैं एक्स का ही मान निकाल लेता हूँ, वाई कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक। आइए अब इसको उठाइए, वहाँ रखिए एक्स का मान, एक्स का मान रखेंगे वाई कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, रख दिया एक्स का मान, साथ में क्या है? साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा और बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इनमें से मेरे दोस्त क्या कॉमन आ सकता है? साइन से मेरा एक साइन तो चला गया, 2 साइन बच गया, वाई कॉस कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचेंगे? वाई कॉस कॉमन लिए हैं तो कॉस स्क्वायर बचेगा और बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहां देख लीजिए कि कॉस से हमारा कॉस क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया। अब y बराबर, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू वाई वाई, और यहाँ से कितना साइन। अब इसी y का मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। इस y का मान आप यहाँ साइन पुट कीजिए। अब साइन से साइन हमारा चला गया, यानी x का मान हो जाएगा कॉस थीटा। तो आपने y का मान साइन निकाल लिया, y का और x का मान कॉस निकाल लिया। अब आप इसी चीज़ को यहाँ पर बैठा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ बैठाएंगे, x का मान कॉस है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। y का मान साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आप सबसे पहले एक चीज समझ लो मेरे दोस्त, यहां पर एक चीज समझना है कि ये जस्ट लाइक ए फॉर्मेट, आप फॉर्मेट के रूप में भी इसे ध्यान रख सकते हो। ओके, कैसे फॉर्मेट के रूप में ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा ना रटी रटाई बात हो जाएगी, रटी रटाई बात आपको याद रहता भी नहीं है, फिर एक टेंशन हो जाएगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लोगे, रहने दो ऐसे ही, है ना। चलो आगे बढ़ो, लेकिन अगर याद रख सकते हो तो लिख देता हूं, जैसे एक्स साइन क्यूब थीटा, वाई कॉस क्यूब थीटा, और बराबर पी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर मैंने जानबूझकर पी लगाया है, पी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखो ये चीज़ दिया हुआ है, फिर दिया रहेगा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तो इस स्थिति में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछेगा तो साइन इंटू कॉस का जो गुणांक है बस उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, बस उसका स्क्वायर कर देना। आज भी देख लो, साइन इंटू कॉस का गुणांक क्या है, 1, आप 1 का स्क्वायर कर दो, रिजल्ट हो जाएगा 1, आराम से आ जाएगा। इसलिए मैंने वहां पर पी लगा दिया ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, ठीक। इस पर आइए, देखिए ये क्या है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 5 पाई, त्रिज्यखंड 20 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल से घिरा हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई और इंटू रेडियस, ये क्या होता है पता है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है। आप θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ही है और मैंने इसी का प्रयोग किया है अभी, ठीक है। तो 1/2 हो गया, चाप की लंबाई कितना है 5 पाई, और ये हमारा रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ये हो जाएगा 20 पाई। अब देख लो, पाई से पाई तो चला जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, आर का मान कितना होगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से ये 8 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनके 8 आ रहे होंगे सही रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19 पे आ जाओ, 19 देखते हैं। एक एपी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है, इनका कौन सा पद 164 है। मेरे दोस्त, अगर ये चीज दिया है ना, Sn बराबर 3n² और प्लस 5n, Sn बराबर 3n² + 5n। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मैं S1 फाइंड करूं तो क्या होगा, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, तो कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8। अगर मैं 2 पद का योग निकालता हूं क्या होगा, 3 × 2 का स्क्वायर 4 और 5 × 2, यानी हो जाएगा ये 12 12 और 10 कितने 22 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने ये देखा कि ये मेरा हो गया, एक पद का योग का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एक पद का योग का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और ये क्या है मेरे दोस्त, हमारा सेकेंड टर्म है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, ये 2 पद का योग है, सम ऑफ 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म, 2 पद के योग में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों ही होते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म हमारा 8 है, अब 22 में से 8 हटा दूं तो क्या ये हमारा 14 हो जाएगा। जी हाँ, ये फर्स्ट टर्म, ये अपना सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मुझे, कौन सा टर्म 164 हो जाएगा। मान लो ना कि एनमी पद 164 हो जाएगा, और एनमी पद होता क्या है, a + n - 1 × d, d कितना है 6,
और ये 164। यहाँ से n-1 और इंटू 6 आकर 8 अगर इधर घट जाएगा ना 156 हो जाएगा। 6 क्या 6 से कटने वाले हैं? हाँ जी, 6 दूनी 12, 6 6 36। n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी 164 इस एपी का 27वां पद है। ठीक है, कौन सा पद है? 27वां। चलिए, ये था हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल है। साइन थीटा ये हमारा p/h है, यहाँ से b फाइंड करेंगे, 4 हो जाएगा। बस यहाँ पर मान पुट कर दो। देख लो कॉस, कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटनीस यानी 4/5 और माइनस 1/10 का मतलब होता क्या है? कॉट ही तो होता है। कॉट का सीधा रखो ना, आधार बटे लंब यानी हो जाएगा 4/3 और नीचे 2 इंटू कॉट फिर से हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 4/3। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 20 जाएगा -8/15 और ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर और 8 रहेगा नीचे। रिजल्ट आएगा -1/5। -1/5 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 -1/5। ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है ये? 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 8 है, एनमी टर्म 33 है और एन टर्म का सम 133 है, 123 है। बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पहली बात तो आप ये समझो कि अगर एनमी पद हमारा 33 है, ठीक है, क्या होता है ये? a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा 33, n-1 और इंटू डी, क्या ये 25 हो जाएगा? जी, रहने दो इक्वेशन फर्स्ट। n पद का योग दिया है 123, Sn बराबर 123। Sn बराबर होता क्या है? n/2, 2a। 2a, a तो हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी और ये दिया है 123। आप यहाँ से देख सकते हैं ये n/2 है ना, ये हो गया हमारा 16 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? ये हमारा 25 और बराबर 123। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 41, 41 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। n का मान क्या होगा? 2 गुने 3 यानी कि 6। तो आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे दोस्त सॉरी n का मान आया ना, अब n का मान 6 है तो n का मान वही 6 यहाँ पर बैठा दो, तो d का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से जिनके ऑप्शन नंबर ए आ रहे होंगे, 5 आ रहे होंगे, सब ठीक है। सर एक बैच ले लिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, जा करके राम सेतु बैच सब लोग ले लीजिए। राम सेतु बैच जो है ना, 1 डे 1 टॉपिक की रफ्तार से, अगर मेरी किसी दिन थोड़ी सी हेल्थ अगर गड़बड़ रहती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हेल्थ ठीक रहा, अब रोज़ थोड़ी ना हेल्थ गड़बड़ रहेगा। जैसे मान लो आज कल रात पार्टी था तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, तो आज मैं एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा डेली थोड़ी ना होना है ना। तो राम सेतु बैच 1 डे 1 टॉपिक की रफ्तार वाली बैच है। वो बैच आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर बहुत हेल्प करता है। उस समय आप फास्ट रिवीजन चाहते हैं, फास्ट रिवीजन, और फास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण राम सेतु है। जा करके राम सेतु सीधा सा सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। एग्जामिनेशन तक में वो 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएगा पूरा पूरा। चलो आइए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। 16,000 रुपए के 14% लाभांश वाले शेयर 10% अवमूल्य पर बेचने से कितना धन मिलेगा, जबकि दलाली 1.5% है। पहले तो आपको यह समझना है, 100 रुपया का जो शेयर है, कंपनी अपने शेयर का प्राइस कुछ नहीं तो 100 रखती है। तो अगर हम 100 रुपया के शेयर का बिक्री मूल्य निकालने जाएं तो क्या होगा? देखिए 100 रुपये का शेयर का बिक्री मूल्य क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 10% डिस्काउंट देना है। 100 का 10% 10 डिस्काउंट दीजिएगा, 1.5% दलाली भी दीजिएगा, इसका 1.5% दलाली दीजिएगा तो 1.5 दलाली दीजिएगा, दलाली भी हटा दीजिए, तो डिस्काउंट भी हटाइए, दलाली भी हटाइए, तो क्या बच जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर मेरे दोस्त 100 में से आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो कैलकुलेशन किए या नहीं किए, ये बताइए। आप लोगों ने कैलकुलेशन किया है इसका?
सब लोग बनाया नहीं? ठीक है, देखो अब इसको घटा के देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 88.5। मेरा मतलब ये हो गया कि 100 रुपए के शेयर को डिस्काउंट देने के बाद, दलाली देने के बाद बाजार में आप बेच कितना में रहे हैं? तो बाजार में आप बेच रहे हैं 88.5, 88.5। ठीक है, कुछ तो क्या हो गया? कोनो समस्या है? नहीं, ठीक है। तो 100 रुपए के शेयर को बेच करके आपको इतना मिला है। आपको कितने का शेयर बेचना है? 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का अगर आपको शेयर बेचना है तो कितना आप बेचेंगे? 16,000 और गुने ये 88.5। 16,000 और गुने 88.5। ठीक है, बताइए कितना आ जाएगा? सब लोग कैलकुलेशन कर लिए? ये कैलकुलेशन आ जाएगा 14,160। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कैपिटल शब्द के अक्षर को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी वोवेल एक साथ हो? है ना, जबकि सभी वोवेल एक साथ हो। तो मेरे दोस्त आप समझो, अगर जिनको समझ में नहीं आया है वो शेयर लाभांश मैंने इस चैनल पर पढ़ाया है, जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कैपिटल कैपिटल शब्द के सभी लेटर को कितने तरीके से सजाया जा सकता है जबकि सभी वोवेल एक साथ हो? वोबेल वोबेल वोबेल, यानी ए आई और ए, वोबेल वोबेल और वोबेल। ये क्या? तो मेरे दोस्त ये एक साथ बैठना चाहता है, एक साथ रहना चाहता है, तो एक काउंट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट 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 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4। सी पी टी एल 4। ठीक है, टोटल 7 लेटर है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ ये है ना कि वोवेल एक साथ बैठेगा तो एक काउंट हो जाएगा। बाहर में 4 है तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। 5 को सजाने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, है ना, फैक्टोरियल 5। अब देखिए बाहर को ए रिपीट किया नहीं, अंदर में 2 ए रिपीट किया है, फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। और ये 3 टर्म है आपस में जगह बदलेगा फैक्टोरियल 3 तरीके से। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा 120 गुने 6 और बटे में 2, यानी हो जाएगा 360। आप सभी ने बनाया होगा 360, सबके आंसर आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां देखो दोस्त, log x प्लस लॉग वाई बराबर log x प्लस वाई। तो बताइए y का मान क्या होगा? अब आप यहां पर देख पा रहे हैं log x और प्लस log y बराबर log x प्लस वाई। log m प्लस log n बराबर क्या होता है? log m इंटू एन। log x प्लस log y हो जाएगा log x इंटू वाई। log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एन, मैंने वही कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा है log x प्लस वाई। अब आप देखिए दोनों तरफ से log छोड़ दीजिए, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। क्या करना है अब? y का मान चाहिए ना, तो ले आइए y वाले को एक तरफ, बराबर हो जाएंगे x। अब यहाँ से y अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर यहाँ पर x हो जाएगा। फाइनली y का मान निकालना है तो x बटा x माइनस 1, x बटा x माइनस 1 यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आइए अब चलते हैं 25 की ओर।
मेरे दोस्त पीजीटी कर रहे थे ना आप लोग, तो देखिए पीजीटी का अभ्यास बैच कौशलेंद्र सर का आपके सामने आ चुका है, आज ऑफर भी है। तो जिनको ज़रूरत है जा करके पीजीटी का ये प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी, ठीक है। अब इसको देखिए, पानी और चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब बताइए उस घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह गया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चीनी का पुराना प्रतिशत क्या है। तो चीनी की मात्रा पहले क्या था, 12 लीटर घोल में 4% चीनी था, तो पहले मेरे दोस्त इतना चीनी था, ठीक है। उस समय मिक्सर कितना था, 12 लीटर, लेकिन अब मिक्सर क्या हो गया, 12 में से 2 हटा दीजिए, अब 10 लीटर का मिक्सर है। तो चीनी का प्रतिशत अब क्या होगा, तो चीनी की मात्रा जितना पहले था उतना आज भी है, लेकिन कितना के मिश्रण में, 10 के मिश्रण में, बताइए 100 के मिश्रण, है ना। तो मेरे दोस्त जितना चीनी पहले था उतना ही आज भी है, लेकिन अब कितना के मिश्रण में, 10 के मिश्रण में। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। आप देख सकते हैं प्रतिशत के लिए 2 जीरो चला गया, 48/10 यानी कि 4.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो क्या है, 30 केजी चावल 17.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे और दूसरी प्रकार के 30 केजी चावल ही किसी दूसरे प्राइस पर खरीदा। कह रहा है कि इन्हें मिला करके मिश्रण को 18.60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देते हैं तो 20% का लाभ कमाते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, आपने क्या किया, 30 केजी चीनी खरीदा है 17.5 रुपये के हिसाब से, है ना, और 30 केजी ही एक और चीनी खरीदा है, क्या प्राइस है इसका नहीं पता, लेकिन इन दोनों को एक साथ जब मिलाया गया और मिलाने के बाद क्या हुआ, याद रखना सीपी तो यहाँ भी सीपी है, जिसको जिसको मिलाया गया वो सीपी है, तो जो यहाँ आएगा वो भी सीपी ही होगा, लेकिन ये तीसरा वाला सीपी नहीं है, तीसरा वाला एसपी दिया हुआ है, उसको सीपी में बदलना पड़ेगा। कैसे सीपी निकालेंगे, 18.60 रुपये इतना में बेचने से 20% का लाभ। 20% का लाभ का मतलब क्या है, 120% बेचकर मिला, है ना। तो वो जो बिक्री मूल्य है वो 120% का मान है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीपी, यानी 100% का मान निकालना होगा। अब 100% का मान जैसे ही निकालेंगे तो मेरे दोस्त डेसिमल हटाइए, 2 जीरो चला गया, प्रतिशत से प्रतिशत भी चला गया, ये से यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनली कितना हो जाएगा, 6 या 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी ये हो जाएगा 15.5, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप मेरे दोस्त जानते हैं यहाँ पर जो हम डिफरेंस लिखते हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस, ये एक्चुअल में आता क्या है, यहाँ पर ये आता है वजन का रेशियो, है ना। तो यहाँ पर ये किसका वजन, तो मेरे दोस्त इस प्राइस वाले चीनी का वजन और इस प्राइस वाले चीनी के वजन का रेशियो आता है। तो दोनों प्राइस वाले चीनी के वजन का जो रेशियो है ये हमारा 1:1 पहले से मालूम है। दोनों प्राइस के वजन का रेशियो 1:1 पहले से है, यानी ये आपका 1:1 पहले से, ठीक है। अब देखिए, चलिए वजन दिया हुआ था तो 1:1 आपने लिख दिया, लेकिन रियल में क्या हो रहा है, तो रियल में देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ कितना रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है 1। तो मेरे दोस्त जो 1 है रेशियो में वो रियल में 2 है, मतलब 2 गुना, तो आप इधर भी कर दीजिए 2 गुना, है ना। अब क्या पहुँच जाइए वहाँ। अब इससे 2 कम ये है, तो इससे 2 ज़्यादा, सॉरी ये बीच वाला जो वैल्यू होता है ना मॉडरेट होता है, ये मॉडरेट वैल्यू है, इससे ये बड़ा है तो लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी इससे एक बड़ा है तो इससे एक छोटा होगा। अब इससे ये 2 ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है ना, इससे ये 2 ज़्यादा है, इससे वो कितना कम होगा, 2 कम होगा, 2 कम कर दीजिएगा 15 में तो क्या हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। तो 13.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में से मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। इसमें 4 लीटर घोल के बदले दूध डाल दिया जाता है। अब कह रहे हैं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। अब पहले आप समझिए कि मिश्रण
कितने लीटर का मिश्रण है? पहले मिश्रण हमारा था 20 लीटर का, ठीक है। अब इस 20 लीटर के मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था? तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। 5:, जानते हैं इस 20 लीटर में से आप 4 लीटर निकाल भी लीजिएगा ना, तो जो 16 लीटर बचेगा ना, ये जो 16 लीटर बचेगा मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से देखना, ये 5:3 है। इसमें से 4 लीटर निकाल लीजिएगा तो 16 लीटर जो बचेगा, मिश्रण अपने आखिरी बूंद तक उसी रेशियो में रहती है जिस रेशियो में उसे मिलाया जाता है। यानी जो बचेगा वो भी आपका 5:3 ही रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा। 20 लीटर मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का ये रेशियो है, 4 लीटर निकालिए, 16 लीटर बचाना, जो बचा उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 रहेगा। तो इसमें भी 5:3 ही रहेगा। अब सोच के देखिए, 5 और 3 कितना, 8, और 8 का मान क्या है, 16 लीटर, तो 1 का मान क्या होगा, 2 लीटर। अब 1 का मान 2 हो जाएगा तो 10 का, 5 का मान 10, 1 का मान 2 हो जाएगा, 3 का मान 6, है ना। जो 16 लीटर बचेगा उसमें 10 और 6 लीटर होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 4 लीटर जो आप घोल निकाले थे उसके बदले आपने दूध डाल दिया, तो दूध डाल दिया तो दूध में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये मेरा 14, और पानी रहेगा 6, यानी 7:3। तो 7:3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया। चलो अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है, ए और बी दो साझेदारी में भाग लिया, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, ठीक है। 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस निकाल लिया। 10 महीने का बिजनेस हुआ, 10 महीने के बाद इतने की प्रॉफिट हो गई, बताइए उसमें ए का भाग क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए और बी मेरे दोस्त 2 लोग हैं, 2 लोग पर पहले काम कीजिए। जो भी ड्रामा हुआ 3 महीने के बाद हुआ है ना। ए अपने 4 इन्वेस्टमेंट के साथ 3 महीने तक आराम से रहा। उसके बाद ए ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट में से अपने ही इन्वेस्टमेंट का 1/4 वापस निकाल लिया, है ना। 3 महीने के बाद अपने इन्वेस्टमेंट में से अपने इन्वेस्टमेंट का 1/4 वापस निकाल लिया। अब जो बचा इसके साथ अंत तक रहा। 10 महीना के बिजनेस में 3 महीना यहाँ तो 7 महीना यहाँ, ठीक है। उसी तरह से बी ने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ 3 महीना आराम से रहा, और लास्ट के 3 महीना में, मतलब उसके 3 महीने के बाद इसने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट में से अपने ही इन्वेस्टमेंट का 1/5 वापस निकाल लिया, मतलब बाहर निकाल लिया। अब जो बचा इसके साथ आगे टाइम कंटिन्यू किया, तो 3 महीना यहाँ, 10 महीने में 3 महीना यहाँ हो गया, तो बच कितना गया, 7 महीना। अब चलिए ऑपरेशन करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर ऑपरेशन करने जाएंगे क्या हो जाएगा, 12, 4 में से गया 3, 21, तो 12 और 21 कितना, 33, और यहाँ देखोगे ये 4, 28, 28 और 15 कितने हो जाएंगे, 43। यानी हम ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो देखने जाएंगे 43, 33 और 43, ठीक है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, 33 और 43 दोनों के प्रॉफिट का रेशियो जो कि 76 है, और वो हमें दिया हुआ है 760। यहाँ से एक रेशियो का मान 10। जब एक रेशियो का मान 10 होगा तो ए का भाग क्या हो जाएगा, 330। एक का भाग हो जाएगा 330। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंजलि मौर्य कह रहे हैं कि सर यू आर ग्रेट, आर यू ग्रेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप लोग का सम्मान है, ठीक है। बस मेहनत कीजिए अच्छे से। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। 21 वोमेन 6 घंटे पर डे काम करके इसी काम को कितने दिन में करेंगे अगर 3 वोमेन 2 मेन के बराबर काम करते हैं। देखिए 3 वोमेन
2 मेन के बराबर काम करते हैं। यहाँ से बोमन और अपॉन मेन करने जाएंगे, ये 2/3 आएगा, 2/3। देखिए हो गया मेन की कैपेसिटी, ये हो गया बोमन की कैपेसिटी। ठीक है, आपको ये बात पता है कि 15 मैन पर डे 8 आवर काम करते हुए इसी काम को 21 डेज में कंप्लीट करते हैं, है ना। अब इसी काम को 21 वोमन 6 घंटा पर डे काम करते हुए कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? कोई बात नहीं, वहाँ से मेन की कैपेसिटी 3 है और वोमन की कैपेसिटी 2 है। ठीक है, काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये हो गया हमारा 45, 8 और ये 21। यहाँ पर 21 इंटू 2 इंटू 6 ये है डेज। अब देख लो 21 से 21 तो कैंसिल आउट हो गया और 2 से मेरे दोस्त 4 बार में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 2 यानी 30। बहुत आसान है, 30 इस क्वेश्चन का आंसर आया होगा, आप में से जिनका आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है दोस्त, ये था हमारा 29 नंबर सवाल। आ जाओ 30 नंबर पर, देखते हैं ये क्या है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में करता है, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, तो ए बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो देखिए ए और बी किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 12 दिन में। ए अकेला इसे फिनिश करता है 20 दिन में, ए अकेला फिनिश करता है 20 दिन में। टोटल वर्क अगर देखने जाएंगे तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब आप सोच लीजिए 12 पंचे 60 हो जाएगा और 20 दिया 60 हो जाएगा। हाँ जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि ए की कैपेसिटी कितना है? 3 और ए बी का 5। 5 में अगर ये 3 है तो बी कितना हो जाएगा? तो बी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे बी अगर प्रतिदिन आधा दिन काम करे, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ए पूरा दिन काम करेगा, तो कितना टाइम लगेगा? ए पूरा दिन काम करेगा लेकिन बी आधा दिन काम करेगा, तो यही पूरा काम करने में कितने टाइम लगेंगे? ए पूरा दिन काम किया 3 की इफिशियंसी काम करेगा, बी आधा दिन काम किया तो ए की इफिशियंसी काम करेगा, तो कितने टाइम लग जाएंगे? 15 दिन। 15 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं 31 की ओर। एक टंकी में बना एक छेद भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप द्वारा 6 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है। टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु छेद के कारण अब टंकी को 12 घंटे में खाली होने में समय लग जाता है। तो बताइए भरी हुई टंकी कितने भरी टंकी में कितने लीटर पानी आता है? देखिए इसमें एक निकास नल लगा हुआ है, ठीक है, जो इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन जब इस निकास नल के साथ एक भरने वाला नल भी एक्टिव रहता है तो मेरे दोस्त ये खाली तो होता है लेकिन कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ टैंक की कैपेसिटी ले लो, 8 12 का एलसीएम 24। 8 घंटे में 24 खाली करेगा, 1 घंटे में 3, 12 घंटे में 24 खाली करेगा तो 1 घंटे में 2। ठीक है, आप यहाँ देख पाओगे ये ए रहा और ये रहा बी। तो देखिए ए की इफिशियंसी कितना है? -3। तो बी की क्या इफिशियंसी होगा कि यहाँ -2 नजर आएगा, तो -3 में 1 ऐड करेंगे, -3 में 1 ऐड करेंगे तभी तो -2 नजर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ बी के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि बी 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1। बी 1 घंटे में भर रहा है 1, जबकि आपको पता है कि वही जो भरने वाला है वो 6 लीटर भरता है 1 मिनट में। मेरे दोस्त अगर वो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है तो सोच के देखिए 60 मिनट में कितना भरता होगा? 60 गुना कर दीजिए तो ठीक है 360, यानी यहाँ पर हो जाएगा 360 लीटर। 1 मिनट में 6 लीटर तो 60 मिनट यानी 1 घंटा में 360 लीटर। जो भी यहाँ 1 घंटा में 1 भरता है वो भी 1 घंटा में 360 लीटर भरता है। ठीक है, तो बी जो है ना वो 1 घंटा में रेशियो में 1 भरता है, लीटर में 360, 1 का मान 360। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टंकी की कैपेसिटी 24 है, 1 का मान 360, तो 24 का मान क्या होगा? 24 गुना 360, 24 6 144, 24 3 72 72 और ठीक है 14 कितना हो जाएगा? 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8640। 8640 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो 32 की ओर आते हैं। ये क्या कहता है?
एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसकी एवरेज स्पीड हमारा 35 किलोमीटर पर आवर है। वो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यह दूरी क्या होगा? अच्छा, अब देखिए वो हमें क्या कहता है, 40 की स्पीड से जाए तो टाइम से पहुंच जाएगा, और अगर वो 35 की स्पीड से जाएगा ना तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। बताओ दूरी क्या हो जाएगा? आप तो जानते हो कि जब दो अलग अलग स्पीड से एक ही दूरी जाएंगे और दोनों ही स्पीड से लगने वाले समय का अंतर दिया रहे, तो वैसी स्थिति में डिस्टेंस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी चालों का गुणनफल बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड चालों का अंतर, और इनटू टाइम गैप। टाइम गैप कितना है? 15 मिनट। मिनट को बदल दो किस में? आवर में। बदल दिया आवर में। अब यहाँ हम देखेंगे 5, 5 से कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। ये मेरे दोस्त 4 बार में। 4 से जाएगा 10 बार में। फाइनली डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? फाइनली डिस्टेंस हो जाएंगे 70 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। आप में से जिनके 70 आ रहे होंगे करेक्ट रहे होंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जो अपने ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति को, अपने ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति को, ठीक है, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितना कितना देर में? 9 सेकंड में और मेरे दोस्त 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, आप ऐसा करो, इसकी लंबाई को वाई मीटर मान लो, ठीक है, और इसका जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान लो। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, है ना? तो जब ट्रेन पहला व्यक्ति को पार कर रहा होगा तो यहाँ भी अपनी लंबाई पार कर रहा होगा। मेरे भाई यहाँ पर स्पीड क्या काम करेगा? x और -2, x -2, x -2 की स्पीड से ट्रेन फर्स्ट व्यक्ति को पार करने के क्रम में अपनी लंबाई कितना देर में पार किया है? 9 सेकंड। यानी ट्रेन ने 9 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया है। फिर ये ट्रेन जब इसको पार कर रही है तो 10 सेकंड में यहाँ भी अपनी ही लंबाई पार कर रही है ना? क्या स्पीड काम कर रहा है? x -4, x -4 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड काम कर रहा है। इतना स्पीड में, x -4 की स्पीड में कितना? 10 सेकंड में। तो यहाँ पर ट्रेन ने खुद को पार किया 9 सेकंड में और यहाँ ट्रेन ने खुद को पार किया 10 सेकंड में, है ना? तो यहाँ भी ट्रेन की लंबाई, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई बराबर कर दीजिए बस। ये हो जाएगा 9x -18 और यहाँ पर हो जाएंगे 10x और माइनस का 40, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 22। अब x की वैल्यू हमारे पास अगर 22 है, 22 डाल दो यहाँ पर, 22 - 2 हो जाएगा 20, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 सेकंड, 9 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। सेकंड सेकंड चला गया, सेकंड सेकंड चला गया और 9 दूनी 18, 2 से कट जाएंगे 10, 10 बचे 50, 50 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करती है और धारा के विपरीत वही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। धारा की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगा? मेरे दोस्त डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, एक बार धारा की दिशा में और एक बार धारा के विपरीत, है ना? और डिस्टेंस आप समझते हैं स्पीड इनटू टाइम है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं, नाव की स्पीड नहीं मालूम है, बी मान लीजिए। धारा की दिशा में जाएंगे ना तो नाव प्लस धारा ये वाली स्पीड काम करेगा। धारा आपको मालूम है 3। धारा के विपरीत जाएंगे ना तो नाव माइनस धारा, ये धारा के विपरीत जाएंगे। आप बताइए, धारा की दिशा में जो दूरी आप 1 घंटे में गए हो, धारा के विपरीत वही दूरी आप 1.5 घंटे में गए हो। बस बराबर कर दो, सॉल्व कर दो। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b और प्लस में 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3b और माइनस का 9 जाएगा। 2b में 3b आके घटेंगे, माइनस b हो जाएगा, ये चला जाएगा -15। यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी कि नाव की स्पीड क्या हो गया भाई? नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। आप में से जिनका 15 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा,
सब डिसबैलेंस हो गया। क्या डिसबैलेंस हो गया नेहा गुप्ता? नेहा गुप्ता, क्या डिसबैलेंस हो गया ये बताइए ना। इसको देखिए, एक व्यक्ति ने 500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3% वार्षिक दर पर और 600 रुपये पर 4.5% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए उधार दिया। यदि टोटल इंटरेस्ट इतना है तो बताओ जरा सा, है वो टाइम क्या होगा? एक काम करो ना, वो टाइम को आप टी वर्ष मान लो, टी वर्ष। बताओ जरा। रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल में 3%, तो टी साल में क्या होगा? 30%। 500 रुपीज़ पर 1 साल में 3%, तो टी साल में क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा जी। फिर जरा देखो ये 600 पर क्या होगा? 1 साल में टी प्रतिशत हो जाएगा, 1 साल में सॉरी 4.5%, तो टी ईयर्स में क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू टी, यानी 9, 4.5 मतलब 9/2। अब 1 साल में 9/2%, तो टी साल में 9/2 इंटू टी, इतना प्रतिशत। अब कह रहा है कि दोनों इंटरेस्ट मिलकर कितने हो रहे हैं? 126। सॉल्व कर लीजिए ना। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया 3, 15 और ये 27 जोड़ देंगे हो जाएगा 32। 32 बराबर 126। यहाँ से कितना हो जाएगा? जोड़ के देखिए पहले। 27, 27 और 15 सॉरी ये 42 हो जाएगा। 42 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, 3 रिजल्ट हो जाएगा। इसको देखिए, ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की पेरीमीटर है 14 सेमी। बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे दोस्त याद रखो 40 क्वेश्चन रहता है ना, तो लगातार डिस्कशन आपको कराना होता है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर का बात करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा डिस्कशन में ऐसे में, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, ये यहाँ पर बराबर भुजाओं में से एक हमारा 5 है और तीसरी भुजा 4 है। अनुपात की राशि x मान लेंगे तो 5x और 4x हो जाएगा। हाँ जी। अब देख लीजिए ना, ये आपका कितना हो गया? 5x। बराबर भुजा कितने हैं? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा तो बराबर होंगे ही होंगे। बराबर भुजा को इसने 5x कह दिया है? और जो बेस है इक्वल साइड नहीं है उसको इसने 4x कह दिया। बराबर भुजा को 5x कह दिया, जो बराबर नहीं था वो हमारा 4x है। अब बिना हाइट का तो एरिया आएगा नहीं, तो आप हाइट खींचिए। ध्यान रखिए क्या, एक ट्रायंगल में, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन का काम भी करता है। पूरा 4x जो है ना वो 2x और 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से मैं हाइट अगर फाइंड करने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे 25x² होगा, बेस का स्क्वायर करेंगे 4x² हो जाएगा, ये हमारा होगा रूट के अंदर 21x। ठीक है, क्या चाहिए मुझे? ट्रायंगल का एरिया। अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो 1/2, बेस कितना? 4x और हाइट कितना? रूट के अंदर 21x। और यही ओहो यही मुझे चाहिए, ये हो जाएगा 2√21 और इंटू x²। x का मान भी तो चाहिए, तो पेरीमीटर दिया हुआ है पहले से 5 5 10 4 14, 14x पेरीमीटर, यही दिया है 14। x का मान 1, x का मान 1 डाल ही देंगे तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? 2√21 आंसर हो जाएगा, 2√21 आंसर हो जाएगा, सबका आ रहा होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? ये था हमारा 36 नंबर। आ जाओ 37 क्यों, 37 को देखें क्या है ये। अब देखो हमें कह रहा है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? आप बताओ आंसर तो भाई, सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पर? बताओ जरा, बोलो बोलो। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है, n एक नेगेटिव इंटीजर है, तब तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, -2 -3 कुछ भी मान सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर है तो n का मान हम कुछ भी मानेंगे तो माइनस में ही मानेंगे। आप कहोगे हाँ जी सर। अब
कोई भी वैल्यू माइनस में अगर हो रही है तो कह रहा है सबसे छोटा मान कौन होगा, जब n खुद निगेटिव इंटीजर है, n को -2 मान लिए। अब आप -2 यहाँ पर रख दो, ये 2 बन जाएगा, यहाँ पर -2 रख दो, -4 बन जाएगा। अब 0 छोटा है कि 2 छोटा है कि -4 छोटा है, -4 सबसे छोटा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कहता है कि थैले में 4 सफ़ेद, 5 लाल, 6 नीली और 7 काली गेंद है। 4 गेंद निकाला जाता है और चारों लाल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। चारों लाल होगा तो किस में से होगा, 5 में से होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, चारों लाल होने का। अब चारों लाल होगा तो इसी 5 में से कोई 4 होगा, कहेंगे हाँ जी, लेकिन निकाले थे किस में से, 9 6 15, 15 7 22, 22 में से 4 निकाले थे। कैलकुलेट करिए, 5 4 5 है, सीधा सीधा यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है ना, कैलकुलेट कर दो, 5 3 2 है ना। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम है ना, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। 4 बार 5 को एक एक घटते हुए लिख दो, 4 बार 22 को भी एक एक घटते हुए लिख दो, 22 21 20 और 19, बस। अब आप कैलकुलेट करिए तो देखिए यहाँ से 5 चौको 20 से 20 आपका चला जाएगा, 2 से 11 बार में चला गया, 3 से 7 बार में चला गया, ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 11, 19 7 133, 1 3 6 और ये 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आया होगा, ठीक है ब्रदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 39 पे आ जाओ। देखो ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर आता है, लेकिन 9 से भाग दें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आए। अब 9 से भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आए, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा, और जो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो 9 से डिविजिबल होगा। और जो 9 से डिविजिबल होगा, अरे 9 से विभक्त है मतलब 9 से विभाजित है, और जो 9 से विभाजित है उसका योगफल भी 9 से कटेगा। जो संख्या 9 से कटेगा ना, उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटेगा। तो 7 7 14 26 21, 21 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 11 11 7 18, ये कटेगा 9 से। ये देखिए 5 5 10 2 12, इन 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो मेरे दोस्त 9 से कट रहा है, ठीक है। इसके विषय में और क्या बोला गया कि सर इन सब से भाग दें तो 3 रिमाइंडर, अब भाग दें तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब ही भाग लगने से 3 ज़्यादा है, तो 3 घटा दो इसमें से, तो हो जाएगा 1680। अभी 1680 वो नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है। चेक कर लो, 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, बिल्कुल यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। बाकी अगर आप मेथड से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, मेथड से आप बनाएंगे तो मेरे दोस्त इसके लिए उन सब से भाग दें तो 3 रिमाइंडर, इसका मतलब भाग लगने से 3 ज़्यादा, किससे, जिससे भाग दे रहे हैं। तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे भाग लगने से 3 ज़्यादा, तो जिसमें इन सब से भाग लगेगा वो उनका एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम से 3 ज़्यादा। तो आइए इनका एलसीएम लीजिए। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 8 × 7, ठीक है भाई। सबसे बड़ा को एलसीएम मानेंगे, 7 से कंपेयर कर लिए, 6 से, 6 2 तिया 6, 2 तो है इसमें, 3 नहीं है, 5 5 को पूरे पूरे ले आइए, हो जाएगा 40। अब 40 और गुने 21, तो मेरे दोस्त ये 4 4 दूनी 8, 840। तो आपने ये देख लिया कि हमारा जो एलसीएम है वो 840 और प्लस 3 हो जाएगा 843। लेकिन ये तभी मेरा आंसर जाएगा जब ये 9 से कटेगा, लेकिन 9 से तो ये कट ही नहीं रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएंगे, एलसीएम के मल्टीपल में, एलसीएम के मल्टीपल में, ठीक है। एलसीएम का कोई भी मल्टीपल होगा तो उन सब से कटना ही कटना है, और 3 जोड़ रहे हैं तो 3 रिमाइंडर भी आएगा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे 9 से डिविजिबल बनाना है। तो मेरे दोस्त 9 से डिविजिबल बनाना है तो ऐसा करो, इसमें 9 से भाग दो, 9 में 81 बचेगा 3, 0 9 27, बच जाएंगे 3, यानी इसमें से 3 हटा दीजिए, 837। ये जो है 9 से कटने वाली है, ये 8 से कट, ये 9 से कट जाएगा। जब इसमें 9 से भाग दिए 3 रिमाइंडर आया, 3 हटा दिए, इसमें से इतना बचा, ये पक्का 9 से कटेगा, प्लस में 3 के उड़ जाएगा ये, और प्लस में है 3। मेरा मतलब ये है कि इसमें से जहां तक 9 से कटने वाला था उसको साइड कर दो, ये तो 9 से कट रहा है, बस इसको 9 से कटने के लायक बना दो। अब इसको 9 से कटने के लायक बनाने के लिए के का मान 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 6 3 9 9 से कटेंगे। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो रिजल्ट होने वाला है वो एलसीएम के दूसरे मल्टीपल से 3 ज़्यादा होने वाला है, यानी 1683 होने वाला है,
1683। मैथड से बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। क्या देखेंगे यार, सही है, क्या ही देखना है 38 में। अब आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो मैं क्या करूं, है? कैलकुलेशन नहीं आता है तो बैच के अंदर आइए, दूसरा कौन उपाय है? अब उतना बेसिक पढ़ाने लगेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज जो भी बैच लेना है, कल 12 बजे रात तक ऑफर है। कल 12 बजे रात तक ऑफर है, नितिन 20 करके 20% डिस्काउंट मिलेगा सारे बैच पर। जाके सीधे सीधे आपको अगर मैथ्स का बैच लेना है तो सीधा राम सेतु बैच परचेज कर लीजिए फास्टेस्ट रिवीजन के लिए। और जिनको शुरू से तैयारी करना है, मतलब अभी तैयारी शुरू करना है, वो जा करके वरदान बैच है, महाभारत बैच है, कुरुक्षेत्र बैच है, आप कोई भी बैच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना है। आओ लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बेलनाकार पाइप का व्यास 5 mm है, ठीक है। इससे 10 मीटर नहीं, देखो यहाँ पर मेरे दोस्त लिखा हुआ है 10 मीटर नहीं 10 लीटर, ये लीटर है मेरे दोस्त, लीटर है ना। एक बेलनाकार पाइप का व्यास 5 mm है, इससे 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसका आधार का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है। कितने समय में बर्तन भर जाएंगे? तो सबसे पहले अगर व्यास हमारा 40 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो जिस शंकु में ही भरना है, जिस शंकु में पानी भरना है उसका ये त्रिज्या है और ये हाइट है। वॉल्यूम निकाल लो ना, यहीं पर वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और इंटू ये मेरा एच, ठीक है, इंटू ये मेरा एच। यहाँ से देखिए ये 8 8 चौको 32, यानी कि 3200 पाई। इतना पानी की जरूरत है, मतलब जिसमें हम पानी भर रहे हैं उसमें इतना पानी अटेगा। अब जिस चीज से हम भर रहे हैं वो है हमारा बेलनाकार पाइप। अब इस बेलनाकार पाइप से हो क्या रहा है, इसका मेरे दोस्त व्यास है 5 mm। 5 mm, तो देखिए 5 mm व्यास है ना, वो सेमी में है। मिली सेंटी का मतलब होता है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm बराबर क्या होगा 1/10 सेमी। तो 5 mm बराबर क्या होगा 5/10, यानी हो जाएगा 1/2 सेमी। लीजिए 5 mm बराबर हो जाएगा 1/2 सेमी। कैसे? तो मेरे दोस्त आप बस mm में ना 10 से भाग दे दो, सेमी में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रेडियस चाहिए तो इसको आधा कर दो, 1/2 का आधा करोगे 1/4 हो जाएगा, है? और इससे पानी का स्पीड क्या है 10 लीटर प्रति मिनट। तो आपको एक चीज बताते हैं मेरे दोस्त, यहां ध्यान दो। 1 लीटर 10 लीटर ही है ना, ठीक। अब देखिए 1 लीटर में 1000 सेमी क्यू होता है। 1000 सेमी क्यू। अगर 10 लीटर है क्या हो जाएगा 10,000 सेमी क्यू। 10,000 सेमी क्यू इतना पानी प्रति मिनट। ये मेरा क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखना। दस हजार सेमी क्यू प्रति मिनट। कितना मिनट लगेगा, मान लीजिए टी मिनट लगेगा, टी मिनट, ठीक है। तो इसका आयतन निकालिए, टी मिनट में भर जाएगा ऐसा मान लीजिए। टी मिनट में भर जाएगा तो क्या, टी मिनट में इससे निकले पानी का आयतन क्या होगा, बेलन होना, पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू 1/4 और इंटू इतना, ये हमारा स्पीड है, बराबर क्या है रियल में इतना सेमी क्यू। और इधर आपका क्या है, तो इधर हम देख रहे हैं 32,000 इतना पाई सेमी क्यू। अब मेरे दोस्त हम अगर इधर थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब लीटर है 10 लीटर प्रति मिनट,
नहीं ठीक है, मीटर ही है मेरे दोस्त, चलो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा इससे ना। कहीं लीटर कहीं मीटर लिखा है, क्या ही बोले। 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेमी, 10 मीटर में 1000 सेमी प्रति मिनट, है ना। भाई तो सोच रहे सेमी क्यों कहाँ से आएगा भाई, तो माथा ही दर्द हो जाएगा। 1000 सेमी प्रति मिनट, ठीक है, 1000 सेमी प्रति मिनट। तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर, हम ये मान रहे हैं मेरे दोस्त, हम ये मान रहे हैं कि भरने में टी मिनट लगेगा। तो जब 1 मिनट में 1000 सेमी, तो टी मिनट में क्या हो जाएगा, 1000 सेमी और इंटू टी। यहाँ पर दीजिए 1000 सेमी इंटू टी, ठीक है। तो 1000 सेमी इंटू टी, इतना समय में इतना पानी भर जाएगा, इतना पानी भर जाएगा, ठीक है। अब आओ जरा कैलकुलेट करो, पाई से पाई हमारा चला गया, सेमी और सेमी स्क्वायर से सेमी क्यों चला जाएगा। इसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो भी हमारा चला जाएगा, क्या बच जाएगा, तो टी बराबर फाइनली हम देख पाएंगे कि मेरे दोस्त 16, 16 दूनी 32 और 16 48, 48 और 3 हो जाएगा 51, 10 जाके आ जाएगा बट्टे में, यानी हो जाएगा 51.2 इतना मिनट, 51.2 मिनट इतना आएगा, 51.2, ठीक है, 51.2। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया ना, तो उनको कभी समझ में आना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, सीधे लिखते हैं समझ में नहीं आया, सीधा लिखते हैं समझ में नहीं आया, ठीक है। क्या हुआ क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चला, नहीं पता चला तो खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए ना, हटाइए ना, ज़रूरी है सब चीज़ समझना, सब चीज़ समझ ही जाइएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। कुछ चीज़ ऐसा भी है जो मत समझ कीजिए। देखिए अब एक इन्फॉर्मेशन रॉन्ग देने की वजह से, एक जगह लीटर एक जगह मीटर लिख देने की वजह से किचिर किचिर हो गया। चलो किचिर किचिर हो गया तो फिर से बता देते हैं, कोनो दिक्कत है। देखो भाई, इससे पानी इसमें डालना है, अब जिसमें पानी डालना है, ठीक है, व्यास 20 है, सॉरी व्यास 40 है, तो त्रिज्या हो जाएगा 20, और इसकी जो हाइट है वो मेरे दोस्त 24 सेमी है, और जिससे पानी डालना है उस पाइप का व्यास दिया है 5 mm, mm को 10 से भाग दे दो, बदल जाएगा अब किस में, अब ये mm ना बदल के cm में हो जाएगा, डी होगा 1/2, त्रिज्या निकालोगे हो जाएगा 1/4, और इससे पानी क्या बोला है, इससे बोला है 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर दो ना, मीटर को सेमी में बदल लो, यानी 1010 मीटर, 1 मीटर में 100 सेमी, 10 मीटर में 1000 सेमी, इतना सेमी प्रति मिनट के रफ्तार से पानी क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो जो पानी की रफ्तार है वो बेलन का हाइट बनेगा, और बेलन का व्यास दिया हुआ है ही। अब इससे कितना मिनट भी भर जाएगा, मान लिए टी मिनट में भर जाएगा, माना टी मिनट का समय लगेगा, बोलो 1 मिनट में पानी 1000 सेमी की दूरी तय करेगा, तो टी मिनट में कितना, 1000 टी इतना सेमी की दूरी तय करेगा। तो बेलन की लंबाई, बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, आराम से वॉल्यूम निकाल लो। मान लिए कि टी मिनट में भर जाएगा, तो टी मिनट में इसका पानी इसको भर देगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, तो टी मिनट में इससे कितना पानी निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा। देखो बेलन का आयतन पाई r² और इंटू एच कितना है, 1000 टी, 1000 टी बराबर कर दो इसके आयतन के 1/3 पाई क्या, r²,
हो जाएगा 400 और इंटू एच कितना 24। अब आप यहाँ पर यदि कैलकुलेट करते हैं तो मेरे दोस्त पाई से पाई हमारा चला जाएगा। ठीक है भाई, अब 2 जीरो से 2 जीरो भी हमारा चला गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 3 से 8 बार में सीधा टी बराबर क्या होगा 32, 32 और गुने 16 और बटे में 10, इतना मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप देख लो ऊपर में हो जाएगा 512 बटे 10, इतना मिनट। यहाँ पर हुआ क्या है, पहले तो इससे लगेगा कितनी बार में 512 में मेरे दोस्त, इससे 50, 51 बार में लगेगा तो 51 मिनट पूरा पूरा हो गया। बच गया कितना 2 बटे 10। ये हो जाएगा 51.2/10। 2/10 मिनट को सेकंड में बदल लो, हो जाएगा 12 सेकंड। 51 मिनट 12 सेकंड। 51 मिनट 12 सेकंड। चलो अब समझ में आ गया ना। अब अभी नहीं, आप नहीं समझ में आएगा तो फिर हम नहीं समझा पाएंगे, फिर ब्रह्मा जी ही आपको समझाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।